तो कैसे हो मेरे प्यारे एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे में से एक मैरिज टॉक्सिन्स का पार्ट 4। तो अगर आप लोगों ने इसके बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो चैनल पे अपलोडेड हैं, तो उन्हें देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसलिए किम्मी जैसे किसी को अपने फैमिली में शामिल करना उसके ब्लड लाइन को सिर्फ कमजोर ही करेगा, लेकिन जीरो को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि डोगो किम्मी के बारे में ऐसे बात करे जैसे वो कोई बेकार चीज हो। इसी वक्त समुद्र में किनोशुकी और पीची अभी भी बोट पर होते हैं। तभी पीची देखता है कि पानी से एक छोटा सा स्क्विड बाहर निकलता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो बिना देरी के किनोशुकी को पकड़कर उसकी हिफाजत करता है। अगले ही पल स्क्विड जोर से ब्लास्ट हो जाता है। उधर जीरो की तरफ कोटा को अचानक फिर से नई ताकत मिल जाती है। वो कई बर्ड्स को स्पेयर्स में बदल देता है, फिर उन सभी स्पेयर्स को जीरो की तरफ फेंक देता है। जीरो उन्हें देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ये स्पेयर मास्टर का एक खास टेक्निक था। उसे समझ नहीं आता कि कोटा इसे कैसे यूज कर पा रहा है। असल में ये सब डोगो के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। इसका मकसद अलग अलग ब्लड लाइन को एक बॉडी में जोड़ना था। अभी कोटा के अंदर स्पेयर मास्टर ब्लड लाइन का खून इंजेक्ट किया गया था। इस खून में कई सालों की स्पेयर टेक्निक्स की यादें मौजूद थी। इसी वजह से कोटा अब उन टेक्निक्स को यूज कर पा रहा था जो सिर्फ असली स्पेयर मास्टर नहीं कर सकता था। अपनी बर्ड टेक्निक्स के साथ मिलकर कोटा पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। जीरो समझ जाता है कि इसका कनेक्शन उस इविल प्लान से है जिसे पीछे रोकना चाहता था, लेकिन अभी उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसके लिए सबसे जरूरी अपनी जान बचाना था। डोगो को पूरा यकीन था कि जीरो इस मुसीबत से किसी भी ट्रिक या ट्रैप से नहीं बच पाएगा, इसलिए वो अपनी मेड को बुलाता है ताकि दोनों मिलकर जीरो की हार देख सके। लेकिन तब उसे याद आता है कि उसने बाको को पहले ही पीची और किनोशुकी को पकड़ने भेज दिया था। दूसरी तरफ किनोशुकी और पीची समुद्र से बाहर निकलकर किनारे पर पहुंच जाते हैं। ब्लास्ट का ज्यादा असर पीची पर हुआ था, क्योंकि उसने किनोशुकी को बचाया था। इसी वजह से पीची बेहोश पड़ा होता है। किनोशुकी फैसला करता है कि पहले पीची को किसी सुरक्षित जगह पे ले जाना होगा, लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा सफेद भालू आ जाता है। भालू चुपचाप उसकी घूरने लगता है, फिर वो अपना पंजा उठाता है जैसे उस पर हमला करने वाला हो, लेकिन असल में वो भालू सिर्फ कुंफू का बहुत बड़ा शौकीन होता है। किनोशुकी उसकी मार्शल आर्ट्स की तारीफ करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी आसानी से बचकर निकलना मुमकिन नहीं था। उधर जीरो और कोटा की लड़ाई अभी चल रही होती है। कोटा एक फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जीरो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। जैसे ही कोटा बर्ड बैट से वार करने वाला होता है, उसके सारे बर्ड्स अचानक ढीले पड़ जाते हैं। असल में जीरो ने पहले ही अपने खून में मसल रिलैक्सिंग पॉइजन मिला दिया था। जीरो उस पॉइजन से इम्यून था, इसलिए उस पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन कोटा और उसके बर्ड्स उस पॉइजन को शिकार बन गए। एक एक करके बर्ड्स बेहोश होने लगते हैं। मौका देखकर जीरो कोटा का चेहरा जोर से जमीन पर दे मारता है और उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जीरो किमी को होश में ले आता है। वो कोटा के चोटों का भी इलाज करता है। थोड़ी देर में कोटा भी होश में आ जाता है। कोटा हैरान होकर पूछता है कि जीरो ने उसकी मदद क्यों की, जबकि वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। जीरो कहता है कि कोटा असल में बुरा इंसान नहीं है, वो सिर्फ बर्ड्स और बेसबॉल का दीवाना है। बीस्ट मास्टर ने उसकी आजादी छीन ली थी और उसे मजबूरन उसके ऑर्डर्स मानने पड़ते थे। कोटा का बस इतना सपना था कि वो अपनी टीम के साथ बर्ड बॉल खेले और एक दिन उस गेम को पूरे देश में मशहूर बना दे, लेकिन जीरो के सामने वो बुरी तरह हार गया। कोटा अपनी हार मान लेता है, साथ ही कसम खाता है कि अगली बार वो जीरो से कभी नहीं हारेगा। लेकिन डोगो कहता है कि उसके लिए कोई अगली बार होगी ही नहीं। स्पेयर मास्टर के खून को कोटा के खून के साथ मिलाने से उसे सच में बहुत ताकत मिली थी, लेकिन इस टेक्निक का एक बहुत बड़ा नुकसान भी था। दो अलग अलग मास्टर के ब्लड लाइन एक ही बॉडी में रह नहीं सकते थे। शरीर उस नए खून को रिजेक्ट करना शुरू कर देता था और आखिरी में ये रिएक्शन उस इंसान की मौत का कारण बन जाता था। डोगो को पहले से पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसके लिए कोटा सिर्फ एक इस्तेमाल करके फेंक देने वाला मोहरा था और अब कोटा की जिंदगी का सफर खत्म होने वाला था। इसी दौरान किनोशुकी जंगल में उस सफेद भालू से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन आखिरकार भालू उस तक पहुंच ही जाता है। किनोशुकी को समझ ही नहीं आता कि क्या करे। खुशकिस्मती से उसी वक्त पीची को होश आ जाता है। वो तुरंत अपनी छुरी से भालू पर हमला करके किनोशुकी को बचा लेता है, लेकिन तभी पीची को अपने गर्दन पर एक लीच चिपकी हुई दिखती है। वो उसे हटाने ही वाला होता है, तभी भालू अचानक उस लीच को खींच लेता है और लेकर भाग जाता है। बाद में पता चलता है कि वो सफेद भालू असल में डोगो की मेड बाको थी। उसने ये सब सिर्फ पीची का खून हासिल करने के लिए किया था। ये सब डोगो के ऑर्डर पर हुआ था। अब डोगो के पास पीची का खून भी आ चुका था और जीरो और कोटा की लड़ाई के दौरान जो खून उसने इकट्ठा किया था वो भी उसके पास था। अब उसके मास्टर प्लान के लिए जरूरी सारी चीजें तैयार थी।
जैसे पहले बताया गया था, अलग अलग ब्लड लाइन का खून एक दूसरे को रिजेक्ट करता है, लेकिन पॉइजन मास्टर का खून हर तरह के जहर को एक्सेप्ट करने की ट्रेनिंग पा चुका है, इसलिए उसमें रिजेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। और भले ही पीछे किसी ब्लड लाइन से बिलोंग नहीं करता था, फिर भी उसका खून इंसान की स्ट्रेंथ और थिंकिंग स्पीड को इंसान की हद से भी ज्यादा बढ़ा देता था। अगर डोगो इन दोनों खून को मिला देता तो उसके पास दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बन जाता। इसी वक्त जीरो और किमी एक गुफा में आराम कर रहे होते हैं। जीरो चाहता है कि वो तुरंत बाहर जाकर फिर से मिशन शुरू करे, लेकिन किमी उसे रोक लेती है। वो कहती है कि पहले वाली लड़ाई के बाद उसका शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। जीरो फिर भी बाहर जाने की जिद करता है। तब किमी उसे अपनी गोद में खींच लेती है। वो कहती है कि कम से कम उसे देखभाल करने दो, क्योंकि वो बस किसी न किसी तरह उसके काम आना चाहती है। किमी बताती है कि वो एक ऐसे बीस्ट मास्टर है जिसे कभी किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, और पहले उसे अपने कमजोरी की भी कभी परवाह नहीं थी, लेकिन अब वो सिर्फ छुपकर देख सकती है जब जीरो उसकी हिफाजत करते हुए खुद जख्मी हो जाता है। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि वो खुद को बिल्कुल बेकार महसूस करती है। जीरो उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द देख लेता है। शुरू में उसका इरादा सिर्फ किमी को बचाना था, चाहे वो किसी काम की हो या नहीं, लेकिन अब उसने अपना फैसला बदल दिया था। जीरो कहता है कि अब वो दोनों मिलकर बीस्ट मास्टर को हराएंगे, और इस लड़ाई में उसे किमी की मदद की जरूरत होगी। किमी हैरानी से पूछती है कि क्या वो सच में उसकी मदद चाहता है। जीरो बिना झिझक कहता है कि हाँ, वो दिल से उसकी मदद चाहता है। ये सुनकर किमी फैसला करती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी ताकि जीरो की काम आ सके। किमी कहती है कि भले ही वो ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन उसके पास अभी भी खास ट्रिक्स हैं। उनमें से एक ये है कि उसके हैमस्टर्स पूरे आइलैंड को एक परफेक्ट मैप बना सकते हैं। ये मैप उनके लिए माउंटेन की तरफ जाते वक्त बहुत काम आएगा। इसके अलावा किमी कहती है कि वो जीरो के लिए अपने हाथों से खाना भी बनाएगी, क्योंकि आइलैंड पर आने के बाद से उसने कुछ भी नहीं खाया था। जीरो उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो सिर्फ वही खाना खाता है जो खुद बनाता है, लेकिन उसके रोकने से पहले ही किमी अपने सारे हैमस्टर को एडिबल प्लांट्स ढूंढने भेज देती है। कुछ ही देर में हैमस्टर सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर वापस आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद किमी जीरो के लिए गर्म खाने का एक बाउल तैयार कर देती है। वो अपने हाथों से जीरो को खिलाने लगती है, लेकिन जीरो मुंह खोलने से हिचकिचाता है। उसे अपनी ट्रेनिंग की बातें याद आ जाती है, जहां उसे हमेशा सिखाया गया था कि कभी किसी और के हाथ से खाना मत खाना, क्योंकि उसमें जहर हो सकता है। लेकिन जीरो जानता है कि किमी कभी उसका नुकसान नहीं करेगी, इसलिए अपनी पॉइजन मास्टर इंस्टिंक्ट्स को दबाकर वो एक बाइट खा लेता है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो खाना सच में बहुत टेस्टी होता है। किमी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जीरो उससे पूछता है कि उसने इतना अच्छा खाना कैसे बनाया। किमी मुस्कुराकर कहती है कि उसने इसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाया है। वो बताती है कि बचपन में जब उनके घर में पैसे खत्म हो जाते थे, तब उसका भाई हमेशा उसके लिए यही खाना बनाता था, और उसे ये बहुत पसंद था। हाँ, उसने जीरो की हालत देखकर इसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव जरूर किए, जैसे मिर्च थोड़ी कम कर दी और खाने को ज्यादा देर तक पकाया ताकि उसके निगलने में आसानी हो। इसके अलावा उसने सब कुछ बिल्कुल वैसा ही बनाया था जैसा उसके भाई बनाया करता था। उसका भाई एक दिन अचानक बिना कुछ बताए गायब हो गया था। जीरो खाना खाने के बाद किमी का दिल से शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा खाना था। ये सुनकर किमी बहुत खुश हो जाती है। तभी जीरो की नजर किमी के चश्मे पर पड़ती है। वो कहता है कि उसके ग्लासेस बिल्कुल उसके अपने ग्लासेस जैसे लगते हैं। ये बात सुनकर किमी शर्मा जाती है। वो जल्दी से कहती है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। उस रात दोनों गुफा में सो रहे होते हैं, लेकिन अचानक जीरो को महसूस होता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत उठकर केव के बाहर चला जाता है। बाहर पहुंचकर वो देखता है कि डोगो के भेजे हुए कोला मास्टर्स उसका इंतजार कर रहे हैं, और उन सबको भी डोगो की ब्लड लाइन फ्यूजन टेक्निक से और ज्यादा पावरफुल बना दिया गया था। कोआला मास्टर्स को पूरा यकीन था कि अब वो आसानी से जीरो को हरा देंगे, लेकिन जीरो नहीं चाहता था कि किमी की नींद खराब हो। वो जानता है कि पिछले कुछ दिनों से किमी बहुत मुश्किलों से गुजर रही है, इसलिए वो चाहता है कि उसे आराम करने दिया जाए। इसी वजह से जीरो फैसला करता है कि वो सबको जल्दी और बिना शोर मचाए हरा देगा। कुछ ही देर में वो सारे कोला मास्टर्स को हरा देता है। लड़ाई के बाद जीरो बहुत जख्मी नहीं होता, लेकिन उसका शरीर अभी पूरी तरह ठीक ना होने की वजह से वो काफी थक जाता है। वो वापस केव के अंदर जाकर सोने ही वाला होता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो बाहर लड़ रहा था, तब कोई चुपके से केव के अंदर आ चुका है। अंदर जाकर वो देखता है कि डोगो आग के पास बैठा हुआ है। वो किमी के बनाए हुए बचे हुए खाने का टेस्ट ले रहा होता है। डोगो मुंह बनाकर कहता है कि ये खाना बिल्कुल बेकार है। वो कहता है कि जीरो ने इसे दुनिया का सबसे अच्छा खाना बताया था, इसलिए उसने सोचा कि ये बहुत स्पेशल होगा, लेकिन ये तो सिर्फ जंगल के पौधों से बना हुआ एक सादा सा बाउल निकला। जीरो गुस्से में डोगो से पूछता है कि उसने किमी के साथ क्या किया है।
डोगो आराम से जवाब देता है कि उसे रोमांटिक मोमेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने देखा कि जीरो और किमी एक दूसरे के करीब आ रहे थे, इसलिए वो उसके पास आ गया था। डोगो कहता है कि जब जीरो बाहर बिजी था तब वो किमी को मारने के लिए आया था। वो जीरो के सामने किमी का टूटा हुआ चश्मा दिखाकर उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि जीरो किमी को बचा भी नहीं सका। ये देखकर जीरो का गुस्सा अपनी हद पार करने लगता है, लेकिन अचानक डोगो जोर से हंस पड़ता है। वो कहता है कि ये सिर्फ एक मजाक था, उसने किमी को नहीं मारा है। किमी अभी भी आइलैंड पर कहीं जिंदा है। डोगो कहता है कि असल में उसका निशाना किमी नहीं है, उसे सिर्फ जीरो का और खून की जरूरत है। वो बताता है कि जितना जीरो मौत के करीब पहुंचता है उतना ही उसका खून दूसरी चीजों को रिजेक्ट करना कम कर देता है, और वही उसकी ब्लड लाइन फ्यूजन टेक्निक का पूरा करने की असली चाबी है। इसलिए डोगो जीरो से कहता है कि अगर वो किमी को बचाना चाहता है तो अपनी पूरी ताकत लगा दे। जीरो कुछ पल तक बिना कुछ बोले खड़ा रहता है, फिर अचानक वो सीधा डोगो की आंखों पर हमला कर देता है, लेकिन डोगो फुर्ती से एक तरफ कूदकर बच जाता है। उसने पहले से ही कई ब्लड लाइन फ्यूजन वाले बीस्ट मास्टर को तैयार करके रखा था। अब वो सब जीरो को रोकने के लिए उस पर एक साथ हमला कर देते हैं। इसी दौरान किमी को होश आता है। वो देखती है कि उसे एक जेल में कैद कर दिया गया है। ये वही जगह थी जहां डोगो छोटी फैमिलीज की बीस्ट मास्टर्स पर एक्सपेरिमेंट करता था। किमी को एसोसिएशन मीटिंग के दौरान कुछ बीस्ट मास्टर के गायब होने की अफवाह सुनने को मिली थी। अब उसे समझ आ जाता है कि वो सब इसी जगह पे कैद किए गए थे, लेकिन किमी को यहाँ चुपचाप बंद रहने का कोई इरादा नहीं था। असल में उसकी किडनैपिंग से पहले ही उसका एक हैमस्टर उसके गले के अंदर छुप गया था। किमी तुरंत उस हैमस्टर को बाहर निकालती है, फिर वो उसे हवा के वेंट के अंदर भेज देती है ताकि वो किसी को मदद के लिए बुला सके। उधर जीरो केव के अंदर डोगो को भेजे गए बीस्ट मास्टर से लड़ रहा होता है। उन सबका सामना करने के लिए जीरो खुद को पॉइजन की डबल डोज इंजेक्ट कर लेता है। कुछ ही देर में वो सारे बीस्ट मास्टर को हरा देता है। डोगो को पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। वो जानता है कि थका हुआ होने के बाद भी जीरो दुनिया का सबसे पावरफुल मास्टर्स में से एक है। उसके सामने उसकी ब्लड लाइन फ्यूजन टेक्निक भी बेकार लगती थी, लेकिन डोगो का प्लान कभी भी जीरो को स्किल के दम पर हराने का था ही नहीं। उसका असली प्लान था कि बहुत बड़ी नंबर्स में बीस्ट मास्टर भेजकर जीरो को थका दिया जाए। चाहे जीरो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, इतने सारे दुश्मनों को एक साथ सामना करना उसके लिए भी मुश्किल था। आखिरकार बाकी बचे हुए बीस्ट मास्टर बिल्कुल जीरो की जमीन पर दबा देते हैं। अब जीरो के पास बचने का कोई आसान रास्ता नहीं बचा था। वो सोचता है कि एक और ट्रिपल डोज पॉइजन इंजेक्ट करके अपनी ताकत बढ़ा ले, लेकिन वो जानता था कि ऐसा करते ही शायद उसकी वही मौत हो जाएगी, इसलिए उसके लिए ये ऑप्शन बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। जीरो मौत के और करीब ढकेला जा रहा था। उसे अपनी ट्रेनिंग के दौरान सिखाई गई बात याद आ गई थी कि चाहे वो एक पॉइजन मास्टर हो, फिर भी उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कितना पॉइजन यूज कर रहा है, क्योंकि अगर एक साथ बहुत ज्यादा पॉइजन ले लिया तो वो खुद भी ओवरडोज का शिकार हो सकता है। और एक पॉइजन मास्टर होने के नाते उसे तब तक नहीं मरना चाहिए जब तक उसकी लास्ट विश एक बिल्कुल परफेक्ट पॉइजन बनाना कंप्लीट ना हो जाए। बीस्ट मास्टर सब मिलकर जीरो को लगातार पीट रहे थे, लेकिन अचानक उसके नीचे पानी का एक तालाब सा बनने लगा। अगले ही पल सभी बीस्ट मास्टर हवा में उछाल दिए गए, क्योंकि ओशिनो उसकी मदद के लिए आ गई थी। जीरो को समझ नहीं आया कि आखिर ओशिनो यहाँ क्यों आई है, लेकिन ओशिनो ने साफ कह दिया कि उसका जीरो से दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं है। वो सिर्फ इसलिए यहाँ आई है क्योंकि उसके काउंसलर ने उसे इस काम के लिए हायर किया था। इसके अलावा पिछली बार जीरो ने उसकी जान बख्श दी थी, इसलिए ओशिनो पर उसका एक एहसान भी था। और ओशिनो की पॉलिसी है कि हर बिजनेस डेब्ट को चुका देना चाहिए। लेकिन वो इस बात से काफी गुस्से में भी थी कि जीरो एक मास्टर होते हुए इतना कम पैसे वाले जॉब्स ले रहा है। अगर वो ऐसे ही करता रहा तो बाकी मास्टर के काम की कीमत भी गिर जाएगी। हालांकि ये बात बाद में होगी, क्योंकि अभी उन्हें बहुत सारे बीस्ट मास्टर को सामना करना था। उधर दूसरी तरफ आइलैंड में पीची किनोशुकी को उठाकर बहुत सारे बीस्ट मास्टर से भाग रहा था, और उसके दिमाग में काफी देर से एक सवाल चल रहा था। वो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि वो डोगो को रोकना चाहता था ताकि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक कैफे बना सके, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि जीरो किमी की मदद करने के लिए इतना ज्यादा क्यों लगा हुआ है। किनोशुकी ने समझाया कि असल में बात जीरो के लिए एक वाइफ ढूंढने की है। वो लोग परफेक्ट पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, और इसी वजह से वो लोग दूसरों की मदद करने वाले जॉब्स लेते रहते हैं ताकि जीरो नई लड़कियों से मिल सके। पीची को किनोशुकी की बात कुछ हद तक समझ आ गई, लेकिन उसने कहा कि अगर सिर्फ वाइफ ढूंढने का मकसद है तो इससे कहीं बेहतर तरीका भी होगा, जैसे डेटिंग एप्स या सिंगल मीट, जहां उसे अपनी जान खतरे में ना डालनी पड़े। किनोशुकी ने मान लिया कि पीची की बात सही है, लेकिन उन्होंने पहले सब ट्राई कर लिया था और किसी वजह से यही तरीका जीरो के लिए सबसे अच्छा काम करता था। शुरुआत में जीरो को खुद भी यकीन नहीं था कि वो लोगों की मदद कर पाएगा, लेकिन अब तक उसने काफी अच्छा काम किया था, और चाहे उसने कभी खुलकर नहीं कहा हो,
किनोशुकी को लगता है कि जीरो हमेशा से अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को खुश करने के लिए करना चाहता था। पीची ने कहा कि अब उसे बात समझ आ गई है, लेकिन उसने पूछा कि क्या जीरो सच में ठीक रहेगा, क्योंकि इस वक्त बीस्ट मास्टर उस पर भी हमला कर रहे होंगे और क्लोज कॉम्बैट वैसे भी उसकी स्पेशलिटी नहीं है, इसलिए उसके मरने का काफी खतरा है। लेकिन किनोशुकी ने कहा कि ऐसा होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसने प्रिकॉशन के तौर पर जीरो के लिए थोड़ा बैकअप बुला रखा है। इसी बीच जीरो और ओशिनो बीस्ट मास्टर की भीड़ से लड़ते हुए पूरी कोशिश कर रहे थे। ओशिनो अब थोड़ी परेशान होने लगी थी, क्योंकि उसने अंदाजा नहीं लगाया था कि उसे इतने सारे छोटे मोटे दुश्मनों से निपटना पड़ेगा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके पास एमओ के रूप में इस्तेमाल होने वाला सारा ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। जीरो ने भी ये बात समझ ली, इसलिए वो ओशिनो के पास गया और उससे एक काम में मदद मांगी। ओशिनो ने कहा कि उसके पास जीरो के ऑर्डर्स मानने की कोई वजह नहीं है, लेकिन जीरो ने कहा कि उसे वाकई उसकी मदद की जरूरत है, इसलिए आखिरकार ओशिनो मान गई। कुछ ही देर बाद जीरो ने गहरी पॉइजन गैस का एक बड़ा क्लाउड छोड़ दिया। बीस्ट मास्टर को पहले से ही अंदाजा था कि जीरो ऐसा कोई ट्रिक यूज करेगा, इसलिए सबने तुरंत अपने मुंह ढक लिए और उससे दूर जाने लगे। उन्हें लगा था कि वो बस पॉइजन गैस खत्म होने का इंतजार कर लेंगे, लेकिन अचानक पॉइजन सीधा उनकी नाक और मुंह के अंदर घुसने लगा। इसके पीछे ओशिनो थी। जीरो ने अपनी पॉइजन में ओशिनो के पानी मिला दिया था, जिस वजह से ओशिनो उस पॉइजन के मिस्ट में बदलकर उसकी डायरेक्शन कंट्रोल कर सकती थी, और उसने पॉइजन को जबरदस्ती गूंज की सांस के रास्ते अंदर भेज दिया। जब आखिरी गूंज भी पॉइजन का शिकार हो गया, तब दोनों को आखिरकार थोड़ा आराम करने का मौका मिला। ओशिनो खुश थी कि उसका प्लान काम कर गया, लेकिन उसने जीरो से कहा कि अगली बार ऐसे प्लान्स पहले से बता दिया करे। उसके बाद उसने कहा कि अब उन्हें चलना चाहिए, क्योंकि टाइम ही पैसा है। जाने से पहले जीरो ने ओशिनो से कहा कि वो सच में खुश है कि वो उसकी मदद के लिए आई। जीरो की ये बात सुनकर ओशिनो शर्मा गई, उसका कान बिल्कुल लाल हो गए थे। इसी बीच बीस्ट मास्टर प्रिजन में किमी अपने चौकर की वजह से मौत के करीब पहुंच चुकी थी। पहले डोगो ने कहा कि उसके पास सिर्फ लगभग 3 दिन बचे हैं और आज तीसरा दिन था, इसलिए अब उसके पास ज्यादा से ज्यादा कुछ ही घंटे बचे थे। सांस लेने में दिक्कत होते हुए किमी को अपना बचपन याद आया, जब बीस्ट क्लैन ने उसे एक बोरी ड्रग डीलिंग ऑर्गेनाइजेशन में स्पाई बनाकर भेजा था, लेकिन वो पकड़ी गई थी और ड्रग डीलर्स उसे ओवरडोज देने वाले थे। उसके बाद वो उसके ऑर्गन्स निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचने वाले थे। किमी कभी भी ये काम करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके भाई के गायब होने के बाद क्लैन के लोगों ने उसे मजबूर कर दिया था। जब ड्रग डीलर्स उसे ड्रग देने ही वाले थे, तभी अचानक दरवाजा जोर से उड़ गया और एक यंग जीरो अंदर आ गया। उसने बिना वक्त गवाए हर एक ड्रग डीलर को खत्म कर दिया, लेकिन जैसे ही किमी उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करने वाली थी, जीरो ने उससे कह दिया कि उसे ये सब उसके लिए नहीं किया, उसे सिर्फ जॉब मिली थी और उसने हमेशा की तरह बस उसे पूरा किया था। लेकिन जीरो के ठंडे बर्ताव की वजह से किमी को वो बहुत कूल लगा और उसी पल उसने फैसला कर लिया कि जीरो की नंबर 1 फैन बनेगी। साथ ही वो ये भी समझ गई कि अंदर से जीरो एक इमोशनल मैस था, इसलिए अपनी फैंटेसीज उस पर थोपना सिर्फ उसके साथ गलत होगा। लेकिन कई सालों बाद जब उसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, तब जीरो एक बार फिर उसके सामने आया और इस बार उसने अपनी मर्जी से उसकी मदद करने का फैसला किया। किमी ने तय कर लिया कि वो यहाँ बेकार बैठकर जीरो को अपनी जान खतरे में डालते हुए नहीं दिखेगी, इसलिए वो जोर लगाकर दोबारा खड़ी हो गई और सीरियस के वापस आने का इंतजार करने लगी, जो उसकी मांगी हुई मदद लाने गया था। कुछ ही देर बाद सीरियस वेंट के अंदर से कुछ रैट्स के साथ वापस आया। किमी ने कुछ देर उन रैट्स से बात की और वो सब उसकी प्लान में मदद करने के लिए मान गए। इसके बाद सभी रैट्स दोबारा वेंट्स के अंदर घुस गए और अपने बाकी रैट दोस्तों को मैसेज पहुंचाने लगे। आखिर में प्रिजन की हर एक सेल के ऊपर एक रैट तैनात हो गया। तब किमी ने अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके खुद को सभी रैट से लिंक कर लिया और उनके जरिए प्रिजन के सारे प्रिजनर्स तक एक मैसेज पहुंचाया। उसने सबको उसके साथ मिलकर प्रिजन ब्रेक करने का इनविटेशन दिया। दूसरी तरफ पीची और किनोशुकी बस एक सीक्रेट एंट्रेंस ढूंढ लेते हैं। दोनों उसके अंदर चले जाते हैं और एंट्रेंस की हिफाजत कर रहे कुछ बीस्ट मास्टर को हराने के बाद वो एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। पीछे दरवाजा खोलता है और अंदर वो डोगो को अपना एक्सपेरिमेंट लगभग पूरा करते हुए देखता है। पीछे तुरंत आगे बढ़ता है, तैयार डोगो को हराने के लिए। डोगो ज्यादा परेशान नहीं दिखता क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन उसे बस थोड़ा और वक्त चाहिए था। इसलिए उसने बाको से कहा कि वो उसके लिए 10 सेकेंड खरीद दे, लेकिन बाको बिना झिझके ये काम मान लेती है और अपनी मॉडिफाइड ब्लड लाइन एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वो बियर का साइज कई गुना बढ़ा कर देती है
और उसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके पीची पर हमला कर देती है। जब से बाको छोटी थी तब से उसके परिवार को बीस्ट क्लैन के बाकी लोगों ने अलग कर दिया था, क्योंकि उनकी टेक्निक्स दूसरों से बिल्कुल अलग थी। जहां ज्यादातर बीस्ट क्लैन के लोग अपने बीस्ट के साथ बॉन्ड बनाते थे, वहीं बाको का परिवार की टेक्निक ने उसे मरे हुए जानवर की बॉडी को सूट की तरह पहनकर उसकी ताकत से लड़ना पड़ता था। एक बहुत बुरी मिशन के बाद बाको की माँ बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गई और हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ गई। बीस्ट क्लैन के पास ऐसे केसेस के लिए हॉस्पिटल भी था, लेकिन बाको की माँ को वहाँ ट्रीटमेंट लेने का इजाजत नहीं मिली, क्योंकि बीस्ट क्लैन के दूसरे लोग उन्हें एक आउटकम मानते थे। बाको ने उसे बहुत विनती की कि कम से कम उसकी माँ के लिए डाउन खरीद दिया जाए, लेकिन उसे दरवाजे से ही वापस भेज दिया गया। जब वो घर लौटी तब उसकी माँ अपनी इंजरीज की वजह से मर चुकी थी। अपनी माँ की मौत से बाको पूरी तरह टूट गई और कैबिन में बस पड़ी सोचती रही कि दुनिया इतनी नाइंसाफी क्यों है। तभी एक दिन डोगो उसके पास आया। उसे बाको के साथ जो कुछ हुआ था सब पता चल चुका था और वो भी मानता है कि इस दुनिया के बेवकूफ रूल्स बिल्कुल गलत हैं। इसलिए उसने बाको को एक वादा किया। उसने कहा कि वो दोनों मिलकर इस दुनिया को तबाह करेंगे और फिर इसे दोबारा बनाएंगे, ताकि उन्हें दोबारा कभी ऐसी तकलीफ से सहना न पड़े। डोगो के उस वादे ने बाको को उस वक्त जीतने और लड़ने की वजह दे दी जब वो अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी थी। इसलिए वो डोगो के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार है, लेकिन पीची के सामने वो ज्यादातर टिक नहीं पाती। पीची उसके पूरे शरीर पर गहरी वार कर देता है और ये सब करते वक्त उसे जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। पीची खुद को कोई हीरो नहीं मानता, क्योंकि वो ये सब सिर्फ इंसाफ के मॉरल्स के लिए नहीं कर रहा था। उसे सिर्फ ये बात पसंद नहीं थी कि डोगो लोगों की बलि चढ़ाना चाहता है, इसलिए अब उसे डोगो को मारना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो ये बात कहता है, डोगो उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और बाको के जख्मी शरीर को उठाने चला जाता है, क्योंकि पीची अब बहुत देर कर चुका था। बाको डोगो से माफी मांगती कि वो इतनी बुरी हालत में पहुंच गई, लेकिन डोगो उससे कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने उसे वही वक्त दे दिया था जिसके उसे अपनी मास्टरपीस पूरा करने के लिए जरूरत थी। एक ऐसा बीस्ट जिसके अंदर 93 बड़े और छोटे बीस्ट क्लैन मेंबर्स का खून था और साथ ही जीरो और पीची समेत 6 मास्टर का भी खून था। डोगो कहता है कि उसने ये बीस्ट खास तौर पर बाको के लिए बनाया है। जैसे ही बीस्ट का शरीर ग्लास कंटेनर से बाहर निकलता है, डोगो बाको को उस बीस्ट के सर में बने एक होल के अंदर उतार देता है, ताकि वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर का शरीर को कंट्रोल कर सके और उसकी पूरी ताकत को बाहर निकाल सके। इसी वक्त बाहर जीरो और ओशिनो अब भी बेस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका रास्ता वेलरस यूज करने वाले बीस्ट क्लैन मेंबर्स ने रोक लिया। बदकिस्मती से उन लोगों के लिए वेलरस पानी में रहने वाले मैमल्स होते हैं और यहाँ बहुत ज्यादा पानी मौजूद था, जिनकी वजह से ओशिनो को उन पर अटैक करने के लिए काफी एमो मिल गया और उसने सिर्फ एक ही मूव में सबको हरा दिया। अब रास्ता साफ हो चुका था, इसलिए दोनों बेस के अंदर आगे बढ़ने लगे। इस समय लैब के अंदर पीची पूरी कोशिश के साथ बाको से लड़ रहा था, लेकिन उस मॉन्स्टर का शरीर इतना सख्त था कि उसकी नाइफ उसे नुकसान ही नहीं पहुंचा पा रही थी, इसलिए उसे किसी और चीज का वेपन बनाना पड़ेगा। वो अटैक से बचते हुए पूरे एरिया को ध्यान से देखने लगा और आखिरकार उसके दिमाग में वहां बिखरी हुई हड्डियों का वेपन बनाने का आइडिया आया। उसने एक बैकबोन को उठा लिया और उसे वाइप की तरह इस्तेमाल करके मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन वो हड्डियां उतनी मजबूत साबित नहीं हुई जितना पीची ने सोची थी। अब उसे समझ आ गया कि उसने मॉन्स्टर की शरीर की शक्ति और बाहर को कम आंका था और देखने से लग रहा था कि उस मॉन्स्टर का नर्वस सिस्टम अपने शरीर की ऊपर वाली लेयर्स को अपनी मर्जी से बदल सकता था। इसलिए डोगो के लिए ऐसा मॉन्स्टर बनाना आसान नहीं रहा होगा। हर बार जब पीची उसके शरीर से किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाता तो उसका फर्स्ट लेयर तुरंत अपनी जगह बदल लेता, जिसकी वजह से पीची को कोई भी बड़ा फायदा नहीं मिल पा रहा था। पीची समझ गया कि अगर उसे जीतना है तो उसे कुछ अलग और क्रिएटिव करना होगा, इसलिए पीची ने 2 और स्केलेटन्स उठाए और उन्हें मॉन्स्टर की आंखों पर जोर से दे मारा ताकि वो अंधा हो जाए। जब मॉन्स्टर देख नहीं पा रहा था तब पीची ने सोचा कि वो उसके पीछे जाकर एक ही बार में उसका काम तमाम कर देगा, लेकिन अटैक करने से पहले ही बाको एक कदम आगे निकल चुकी थी। वो पहले ही काउंटर अटैक के लिए तैयार खड़ी थी। पीची इस बात से पूरी तरह हैरान रह गया और बस वक्त पर अपने हाथ उठाकर उस पंच को रोक पाया, लेकिन फिर भी उस अटैक से उसे काफी नुकसान हुआ। पीची को समझ नहीं आ रहा था कि इस मॉन्स्टर को हराना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। जब से उसने पहली बार ब्लेड उठाया था तब से ऐसा कोई भी दुश्मन नहीं था जिसे वो मार न सका हो, लेकिन इस बीस्ट की सबसे बड़ी ताकत ये है कि इसके अंदर पीची का खून भी मौजूद था, जिसकी वजह से बाको उसके सोचने का तरीका कॉपी कर सकती थी। मतलब पीची असल में अपने ही एक और भी ज्यादा पावरफुल वर्जन से लड़ रहा था, जो उसके हर मूव का अंदाजा उसके मूव करने से पहले ही लगा लेता था।
पीची जितना ज्यादा अपने अगले मूव के बारे में सोचता उतनी ही इन्फॉर्मेशन बाको को मिल जाती थी और इसी वजह से उसके लिए ये लड़ाई और भी मुश्किल होती जा रही थी। गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल डाल दूंगा।